नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। हमारा टारगेट है DSSS और EMRS की, जो भविष्य में TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा होगी, हिंदी सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना और साथ के साथ पिछले सालों में आए हुए प्रश्न पत्रों को भी करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास होगी हमारी PGT हिंदी का, जो पिछले साल 3 सितंबर 2021 में जो पेपर हिंदी सब्जेक्ट का आया था, उनमें हिंदी के प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों पहले हमने TGT हिंदी के 1-2 पेपरों को कंप्लीट किया था, इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ। इसी तरह आज की क्लास में हम PGT हिंदी के 50 प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। वैसे तो PGT हिंदी में सब्जेक्ट संबंधी 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न जनरल में पूछे जाते हैं। जनरल जो होता है 100 नंबर का, जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर का होता है और सब्जेक्ट का होता है 200 नंबर का। यानी आज हम करेंगे ये जो सब्जेक्ट का 200 नंबर के जो प्रश्न हैं, उनको विद सॉल्यूशन के साथ। उनमें से केवल 50 प्रश्नों को ही हम देखेंगे। हम 4 भागों में बांटते हुए एक प्रश्न पत्रों को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम जितने भी 2-3 साल पहले जो भी EMRS और DSSS के जो पेपर आए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ अपने कंटेंट को पढ़ते हुए चलेंगे। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जाएगा, उनके प्रश्न पत्रों उत्तरों को भी हम साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। PGT हिंदी का इवनिंग शिफ्ट में होने वाला 2021 में जो पेपर हुआ था, उसके फर्स्ट प्रश्न पर। इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा जोटा पहनना और मोटा झोटा खाना, और हम जाद के साथ रहना चाहते हैं, यह भी नहीं सजता। किस उपन्यास का यह कथन है? मतलब किस उपन्यास की यह वाक्य है? तो यह वाक्य किस उपन्यास से लिया गया है, ये पूछा हुआ है। तो ये लिया गया है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। गोदान उपन्यास का ये वाक्य है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का सब प्रमुख उपन्यास रहा है, कृषक जीवन से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काव्यालंकार किसकी रचना है? काव्यालंकार है भामा की रचना। ये भारतीय काव्य शास्त्र हम करेंगे जब, जैसे कि भाषा विज्ञान हमारा कंप्लीट होने के बाद हम भारतीय काव्य शास्त्र को शुरू करेंगे, फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। उसके अंतर्गत हम जितने भी ये आचार्य रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, सभी के देखेंगे किसने कौन सा ग्रंथ लिखा था और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। जैसे वामन, वक्रोक्ति, कुंतक नहीं, वामन रीति सिद्धांत, कुंतक, वक्रोक्ति, औचित्य, क्षेमेंद्र, इस तरह उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी थी, जो जो सिद्धांत दिए थे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र का क्या नाम रहा है? मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम रहा है होरी। होरी इनका प्रमुख पात्र है, और प्रमुख अगर नारी पात्र पूछ लिया जाए तो धनिया इनकी पत्नी का नाम है, और गोबर इनके पुत्र का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? 84 वैष्णव के वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ है। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की रचना की। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है
है यह किसने कहा, यह कोटेशन किसकी के द्वारा कही गई है या किसका कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है, यानी कि ये पूछा हुआ है कि प्रसाद जी है जो जयशंकर प्रसाद हैं वे किस क्षेत्र का जो रचनाएं है वे अधिक की थी। उन्होंने उनको छायावादी स्तंभों में गिना जाता है। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत को 4 स्तंभ रहे हैं छायावाद कवियों के, तो उनके अंतर्गत आते हैं जयशंकर प्रसाद भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम देख लेते हैं एक बार। भारत दुर्दशा के का जो सन रहा है वो 1880। उसके बाद है नील देवी का समय रहा 1881। अंधेर नगरी का भी समय रहा 1881। उसके बाद सती प्रताप का रहा 1875। अब आप बोलोगे मैम सती प्रताप का तो 1875, इसलिए ये सबसे पहले होना चाहिए था। सती प्रताप भारतेंदु जी का एक अधूरा नाटक है, इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष हम बाद में ही रखेंगे अधूरा होने के कारण, क्योंकि ये पूरे लिखे जा चुके थे लेकिन सती प्रताप आधा अधूरा रह गया था, इसलिए इसको हम लास्ट में ही लिखते हैं जो अधूरा रह जाता है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, ये हो जाएगा सज्जन। जयशंकर प्रसाद का सबसे पहला नाटक है सज्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो सुखने किसकी रचना है। दो सुखने रचना पूछी हुई है, ये है अमीर खुसरो की, जो कि आदिकाल के अंतर्गत कवि आते हैं। पहेलिया, मुकरिया और खालिक बारी भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है। गोरखनाथ के गुरु है मस्तेंद्र नाथ। पुरुष परीक्षा की रचना किसने की। पुरुष परीक्षा की रचना विद्यापति द्वारा की गई। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए। ये मैंने अब जैन साहित्य जो मैं अभी करा रही हूँ इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि आदिकाल के अंतर्गत सर्वाधिक जो साहित्य रचे गए वे जैन साहित्य में ही रचे गए। इससे अधिक रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य में इतने नहीं रचे गए जितने कि जैन साहित्य में रचे गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। अवधि का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का विकास हुआ। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 उपबोलियाँ निकली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार अवधी भाषा किससे मानी गई, अर्धमागधी अपभ्रंश से। यानी उपभाषा में पूछा जाए, अपभ्रंश पूछा जाए तो अर्धमागधी, उपभाषा पूछी जाए तो पूर्वी हिंदी से निकली गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे जी की नहीं है। तो विप्त का, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तीनों कहानियाँ अज्ञे की है। रही बात पक्षी और दीपक, ये अज्ञे की नहीं है। ये अज्ञे की नहीं है तो किस लेखक की है, ये है मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की आप समझ जाना भाई, थोड़ी राइटिंग नहीं आ रही इससे। मुक्तिबोध लेखक की ये कहानी है, गजानन मुक्तिबोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं है। नहीं पूछी हुई है इनमें। अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा केशवदास की भाषा रही है। इन भाषाओं में उन्होंने रचना भी की है। भोजपुरी केशवदास की भाषा नहीं है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रेमचंद के ने जो उपन्यास लिखे थे, सेवा सदन उपन्यास लिखा था, उनका उर्दू शीर्षक क्या है। पहले प्रेमचंद के जो उपन्यास है उर्दू भाषा में लिखे गए और
उर्दू भाषा से उनका अनुवाद हिंदी में हुआ। तो हिंदी भाषा में जो सेवा सदन उपन्यास है उनका उर्दू शीर्षक पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न शीर्षक उनका आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती का जो चौगाने हस्ती का जो हिंदी अनुवाद है वो हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि, जिसका समय है 1925 ईस्वी। गोसाई ई आफियत, गोसाई ए आफियत होता है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ई की जगह ए आएगा। गोसाई ए आफियत, ये इसका जो हिंदी अनुवाद है वो होगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का जो समय है वो है 1922 ईस्वी। हम खुरमा व हम सवाब, हम खुरमा व हम सवाब का जो हिंदी अनुवाद है वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा यानी, एक सेकंड में, हम खुरमा व हम सवाब का हो जाएगा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का जो सन रहेगा वो होगा 1929 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जो ये पंक्तियां हैं ये किस रचना की हैं? ये है भारत भारती की, जो कि मैथिली शरण गुब्बारा लिखी गई 1912 ईस्वी में, भारत भारती रचना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना हुई 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? यह हुई 1966 ईस्वी में। सनों से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो मुख्य तथ्य हैं उनके हमें सन भी याद रखने हैं। अब आप देख सकते हो कि एक ही टॉपिक से कई सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यानी जो कुछ भी मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो हम उन्हीं सभी को टारगेट बनाते हुए अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक तथ्य को बारीकी से समझते हुए, इम्पोर्टेंट तथ्यों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको करते हुए ही चलना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्लास भी ले ली है, और उसके अंतर्गत जो 2021 तक जो साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं हिंदी रचनाओं पर, वे मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं। जिस भी बच्चे ने हमारी जो पीछे की क्लास नहीं देखी, आप सारी वीडियो पीछे की देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी जाके अलग अलग टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा इनका हिम तरंगिणी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया? किस शैली का पूछा हुआ है। तो उन्होंने जैसे कि भारत दुर्दशा जैसी रचनाओं में जो समाज सुधार और अंग्रेजों पर व्यंग्य कसा हुआ था, तो उन्होंने व्यंग्य शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? राजा भोज का सपना कहानी है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा? ये छपा प्रभा पत्रिका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से कुछ जीवनियाँ और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कि उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो मैंने जीवनियाँ का टॉपिक अभी तक नहीं कराया है, आगे चल के अभी अगली क्लास में मैं करा दूँगी। तो अभी देखना आपको इनमें से जीवनियाँ किस लेखक का जोड़ा गलत है।
कलम का सिपाही अमृत राय, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध राहुल सांस्कृत्यायन, ये भी बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ये भी बिल्कुल सही है। कलम का मजदूर रामविलास शर्मा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो कलम का मजदूर रामविलास शर्मा का नहीं है, तो किन का है? कलम का मजदूर है मदन मोहन गोपाल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य प्रेम भऊ बेकुंठी, मानुष प्रेम भऊ बेकुंठी, यह पंक्ति किन की है? यह पंक्ति किन के द्वारा लिखी गई? जयसी के द्वारा। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? ये हो जाएगा चंद हसीनों की सतूत, पत्र शैली में लिखा गया ये पहला उपन्यास है। प्रसाद जी की कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष दिखाया गया है इसके अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम पर लगाइए। ये भी क्रम के अनुसार लगाना है। क्रम अनुसार भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें हर एक महत्वपूर्ण उपन्यास का, नाटक का, कहानियों का उनके सन वाइज याद होने चाहिए ताकि हम इनका आंसर सही कर पाएँ। तो देख लेते हैं मैला आंचल। मैला आंचल का जो समय है वो है 1954 ईस्वी। बूंद और समुंदर 1956 ईस्वी। अमृत और विष 1966 ईस्वी। रह गया कठगुलाब। कठगुलाब का जो समय है वो हो जाएगा 1996 ईस्वी। इस प्रकार से ये इनके सन दिए गए हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका, बूंद और समुंदर अमृत लाल नागर, और अमृत और विष भी अमृत लाल नागर का। ये दोनों उपन्यास एक ही लेखक के हैं, लेकिन जो ये कठगुलाब उपन्यास है ये मृदुला गर्ग का 1996। मृदुला गर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुखनी वाला किसका नाटक है? दुखनी वाला नाटक किसका है? ये है राधा कृष्ण दास का। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो अपने को परिस्थितियों में ढाल देता है वही बच पाता है। जो अपने को परिस्थितियों में डाल देता है वही बच पाता है। इस जो कहानी का एक सार के रूप में उन्होंने बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? कैसा उपन्यास है? किसका नहीं भाई, बालकृष्ण भट्ट का ही है ये उपन्यास 100 अजान एक सुजान। तो ये एक उपदेशात्मक उपन्यास है। बैर करोद का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कथन है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है, जो उनकी कोटेशन है, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। एक क्लास में इनकी भी रख लूँगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पिछले सालों में आई हुई सभी पंक्तियों को इकट्ठा करके और जो उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो परीक्षा में पूछने लायक है, सभी पंक्तियों को एक साथ रख के एक क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथनों की भी रखूँगी। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी का भी बटन दबा देना अपनी जिम्मेवारी समझकर, और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताई कहानी का लेखक कौन है? ताई कहानी का लेखक है विश्वनाथ शर्मा कौशिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर के कौन से संग्रह में से शुरू होता है? एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर के किस संग्रह से शुरू होता है भाई? कारवां। एकांकी के क्षेत्र में भुवनेश्वर एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं।
निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है। नहीं पर ध्यान देना, आपको नहीं पूछ रखा है। तो वेनिस का बांका, ये भी अयोध्या हरिऔध का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ भी और अधकिला फूल भी, ये तीनों उपन्यास हरिऔध जी के जो उपन्यास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धूर्त रसिकलाल एक उपन्यास है जो कि लज्जाराम मेहता का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नारायण 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 साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी की उसी की शुभ आराधना। बोल उठी नारद की वल्की गगन में, जा रहे घूमने थे गंगा तीर वन में। यह पंक्तियाँ किन की हैं? ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रखा है। मात्रिक छंद, इतिवर्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग और संस्कृत वर्तों का यानी कि संस्कृत के अधिक शब्दों का प्रयोग, ये इनकी विशेषता नहीं है। लेकिन मात्रिक छंद, इतिवर्तात्मक, खड़ी बोली का प्रयोग, ये तीनों की तीनों मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता है। जो कि अगर ये पूछ लिया जाए कि द्विवेद युग की विशेषता, तो भी ये तीनों विशेषताएं द्विवेदी युग के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो हर एक युग की, हर एक कवियों की युगों के अनुसार विशेषताएं होती है। बिल्कुल एक एक युग को उनकी विशेषताओं के साथ पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से जगदीश चंद्र गुप्त माथुर की जो एकांकी संकलन है वह कौन सा है? यह है बोर का तारा, वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक है। छायावाद को सथुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये कहा डॉक्टर नगेंद्र जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साहित्यालोचन का लेखक कौन है? साहित्यालोचन का लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास। निम्न में से कौन सा प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? तो ये हो जाएगा झरना, करुणालय, चित्राधार, ये प्रसाद जी की है। ये राघव विलास प्रसाद जी की नहीं है। नई कविता की प्रमुख कवि इनमें से कौन से है? तो ये आंसर हो जाएगा अज्ञे, नई कविता के प्रमुख कवि हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो बादल राग कविता के कवि आप सभी को पता है निराला जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? भग्नदूत वेरी इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह अज्ञे जी का है। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द सही एकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए? जैसे कार्य, किरण, टैक्स कार्य, समय काम, किरण हाथ। यानी कि निम्न विकल्पों में दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। आंसर हो जाएगा किरण और हाथ। ये इनमें से ये सभी गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवस का आसमान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुसी का पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? यह पंक्तियाँ हैं अयोध्या सिंह हरिऔध की, जो कि संध्या सुंदरी में से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या हो गया? इनमें से कौन सा मुक्त छंद कविता नहीं है? इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? तो ये हो जाएगी निर्जा। निर्जा मुक्त छंद की नहीं है। और जो ये अन्य तीनों कविताएं हैं, जागो फिर एक बार, बादल राग, कुकुर मुक्ता, मुक्त छंद में लिखी हुई कविताएं हैं। मुक्त छंद में प्रकृति के सुकुमार कवि को कोमल कल्पना का कवि किसे कहा गया? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? ये है साकेत। साकेत एक महाकाव्य है। और ये जो अन्य
दिए गए हैं ग्रंथ ये खंडकाव्य के रूप में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? यह इनके रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह हमने 50 क्वेश्चनों को, लगभग 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह हम जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हम जितने भी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, धन्यवाद।